हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के लिए पॉलिटी में चैप्टर नंबर 8 शहरी क्षेत्र में आजीविका। क्या पढ़ेंगे? शहरी क्षेत्र में आजीविका। एनसीईआरटी की क्लास करते हैं स्टार्ट। पिछले की क्लास में हम पढ़ चुके थे और आगे की क्लास में हम पढ़ते हैं। ये देखिए, एक चित्र दिया गया है। ये चित्र है। चित्र के बारे में क्या कहती है किताबें, ये देखिए। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? इस चित्र में जो है आप क्या देख रहे हैं? ये देखिए, ये बस है। ये भी बस है। यहाँ पर ठेली लगा हुआ है, ठेला। यहाँ पर भी ठेला लगा हुआ है। कोई सामान खरीद रहा है, कोई सवारी जा रहा है। आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों को चित्र से इस चित्र की तुलना कीजिए। पिछले के अध्याय में इस चित्र के अध्याय को तुलना कीजिए कि क्या क्या अंतर है। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। शहर का एक भाग जो है दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी? आप इसमें जो है क्या क्या भिन्नताएं देखी? ये देखिए, ये शहर के कुछ भाग हैं और ये कुछ भाग है, जो कि कई सारी भिन्नताएं हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर है। भारत में कितने ज़्यादा शहर है? 5,000 से भी ज़्यादा शहर है। और और 27 महानगर है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। कहते हैं कि शहर में जो है ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे सरकारी नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं? वे अपनी जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? चलिए आगे की क्लास में हम देखते हैं। ये देखिए, सड़कों पर काम करना। देखिए सड़कों पर कैसे काम करते हैं, चित्र में भी देख सकते हैं आप। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई थी, मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। जब मैं पहली बार आई थी तो यहाँ मेरी मौसेरी बहन घुमाने के लिए आई था। तड़ हम तड़के ही घर से निकल गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली और अपनी रेहड़ी पर टमाटर गाजर व खीरे को अपनी रेहड़ी और टमाटर गाजर व खीरे को सजाने में क्या थी? सजाने में व्यस्त थी, ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रहे थे। उसके बगल में ही कौन थे? फूल वाली फूल को बेच रहे थे। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। हमने उससे लाल और पीला क्या गुलाब खरीदा। लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। सड़क के दूसरी तरफ एक पटरी पर क्या अखबार बेच रहा था, और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। वहाँ जो बस था जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। ऑटो रिक्शा जो था स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। पास में जो है एक पेड़ के नीचे मोची जो है, मोची जो कि जूता होता कुछ सीता है। मोची छोटे से टीन के बक्से से अपना क्या सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। नाई जो है
सिर के बाल काटना शुरू कर दिया था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवा रहा था। नाई के पास पहले से ही जो क्या था, एक ग्राहक था और सुबह सुबह दाढ़ी बना रहा था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी। सड़क से थोड़ी दूर जाकर मतलब आगे जाकर औरत जो है ठेला गाड़ी में एक प्लास्टिक की बोतल, जो बोतल करती थी, डिब्बा थे, बालों का पिन व चिमटी लेकर जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए वहीं पर दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था, जो है साइकिल पर सब्जी लेकर जा रहा था। हम उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। खड़े होकर किसका इंतजार करते? ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर दूर था। हमने बाजार जाने के लिए तय किया कि हम बाजार जाएंगे, लेकिन वहां से 2 किलोमीटर बाजार दूर पर था। इस क्लास में देखिए, ये देखिए, चित्र को देखकर समझ सकते हैं। बच्चू मांझी एक रिक्शा वाला। बच्चू मांझी एक रिक्शा वाला। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते थे। बच्चू मांझी तो जो था, उसने कहा मैं एक बिहार गांव से आया हूँ जहां मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। गांव में जो है मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। पुराना वाला ही रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूँ और ग्राहक जहाँ भी जाना चाहे वहाँ उन्हें छोड़ देता हूँ। रोज़ सुबह सुबह जो है यह बस स्टॉप पर चला जाता है और ग्राहक जहाँ भी जाता है उसको छोड़ देता है। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा जो है चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 10 से 30 रुपये तक देता है। दूरी के हिसाब से 10 से 30 रुपया वो देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। जब तबीयत खराब हो जाता है तो वह काम नहीं कर पाता। उस दिन जो है उसकी कमाई बिल्कुल ही नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 100 से 150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। 100 से 150 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं। बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। साल में जो 2-3 बार वो अपने परिवार से मिलने के लिए गांव जाता है। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। कभी कभार जो है उसकी पत्नी खेतों में काम कर कर कमा लेती है। बच्चू मांझी शहर क्यों आया था? बताइए शहर क्यों आया था? बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि वो बहुत गरीब था। मिस्त्रीगिरी का काम 30 दिन नहीं चलता था। किसी सब्जी बेचने वाले या ठेला वाले से बात करिए, आप कर लीजिएगा और पता लगे कि वे अपना काम कैसे करते हैं। तैयारी कैसे करते हैं, कैसे खरीदते हैं, बेचते कैसे हैं इत्यादि। बच्चों को एक दिन छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब वो काम नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा। काम नहीं करेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? 2 किलोमीटर था, 2 किलोमीटर पर था। चलिए आगे देखते हैं। बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं। वह स्वरोजगार मतलब अपने की रोजगार में लगे हुए। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार जो है नहीं देता है।
नहीं देता, इसलिए अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ व कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होता है, मतलब कि अस्थायी होता है, स्थिर नहीं होता है। कभी कभी तो फटे फटे टूटे टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान दुकान बन जाती है। या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं, खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम कर चलाते हैं। ठेले पर भी और पटरी पर भी प्लास्टिक बिछाकर काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। उनको जो है पुलिस भी आता है, कभी भी उसको बोल देता है कि यहाँ से दुकान हटाओ। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। ऐसे कई ऐसे भी जगह हैं जहां ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता है। कई सारे जगह ऐसे हैं जहां पर ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता है। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। ठेले वाले जो बेचते हैं उन पर अक्सर जो है घर पर उनके परिवार बनाते हैं। वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छाँट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। परिवार वाले जो हैं उसको खरीद कर छाँट कर उसको तैयार करके बेचने के लिए लायक बनाते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वे ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। जो रोड पर जो है खाना बनाते हैं वो घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर ही काम कर रहे हैं। काम करने वालों में 12% किस पर काम कर रहे हैं? सड़कों पर ही काम कर रहे हैं। ये देखिए सड़क के किनारे ठेला लगा हुआ है ना, ये देखिए। अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़क पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। कई सारी जगह हैं जो दिन में उस पर सामान बेचते हैं, रात में खाना उन्हीं पर बनाते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। कितने? 1 करोड़ लोग, लगभग जो है उससे ज़्यादा भी हो सकते, उससे कम भी हो सकते। लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। पैदल चलने वाले के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। उनको अभी अधिकार दिया जा रहा है कि अपनी आजीविका चलाए। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर क्या कर रही है? विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। जिससे उन पर क्या हुआ था? प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी। कानून में जब बदलाव आएगा तो उनको भी काम करने का मौका मिलेगा और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। मतलब कि सभी जगह आ जा पाएंगे। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ पर ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाए। जो है फुटपाथ पर सामान बेचने वाले के लिए तय किए जाए। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे उन समितियों में रखे जाएं जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है, उन लोगों पर निर्णय लेती है। अब देखिए बाजार में जब हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुलनी शुरू ही हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। वहाँ मिठाई खिलौने कपड़े चप्पल बर्तन बिजली के सामान इत्यादि की दुकानों की कतार थी। एक कोने में दांत के डॉक्टर, एक कोने में जो है दुकान के कोने में एक कोने में दांत के डॉक्टर का क्लिनिक था। क्या था? डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से इस समय ले रखा था। हम वहाँ पहले पहुँच गए जिससे हमारी बारी न चली जाए। हम मतलब कि जो है पहले ही पहुँच गए। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले ही समय ले रखा था। क्लिनिक था
उससे पहले से मिले, हम वहाँ पहले पहुँच गए कि जिससे हमारी बारी न चला जाए, जिससे जो है मतलब मेरी बारी न चला जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांत का परीक्षण किया। डॉक्टर ने उसके दांत का क्या किया, जांच किया और दांत के छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। दांत में उनका छेद हो गया तो उनको भरने के लिए अगले दिन आने के लिए कहा। वह बहुत डर गई थी क्योंकि उसने सोचा था कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहन करना पड़े। एक तो मैंने दांत को खराब कर दिया और उससे ऊपर से हमको दर्द हो सहना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़े के एक शोरूम पर गए। डॉक्टर के यहाँ से जब हम निकले वहाँ सिले हुए कपड़े के शोरूम गए, क्योंकि मैं कुछ सिले सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची जहां लड़कियों के कपड़े रखे थे। हम जो है तीसरी मंजिल पर पहुंचे जहां पर लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। और बड़ी दुकान में, अब देखिए बड़ी दुकान में क्या होता है। हरप्रीत, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। ठीक है, एक छोटा सा दुकान पर काम करता था। इतवार को और त्योहारों के समय में मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। जब छुट्टी होता था उनको मदद करते। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद मैंने काम शुरू किया। अब मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। अब मैं और मेरी पत्नी शोरूम चलाते हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। वंदना जो है एक ड्रेस डिजाइनर है। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। बात सही है। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। अलग अलग जगहों से क्या करते हैं, सामान खरीद। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुर से आता है। मुंबई, लुधियाना, त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास शहरों जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। दिल्ली में क्या है, गुड़गांव भी है और नोएडा भी उसी के पास है, वहाँ से आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ करनी पड़ती है। शोरूम को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई चीज़ करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा में, हॉल में, टेलीविज़न व रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। इस शोरूम को चलाने के लिए टीवी में भी प्रचार करवाते हैं, रेडियो में भी प्रचारित करते हैं और विज्ञापन तो निकालते ही रहते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्द ही खरीद लेंगे। शोरूम जो है किराए पर लिया था और उसे जल्द ही खरीद लेगा। जब से यह बाज़ार आसपास के रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया, जब से आसपास के जो है मुख्य लोगों के लिए बन गया, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। यानी कि रहने वालों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तभी से जो है व्यापार बहुत बढ़ गया उनका। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। उसने कार भी खरीद लिया है और एक फ्लैट भी ले लिया है। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजार में अपनी दुकानें हैं। ठीक है, कई सारे आदमी हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी हैं और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। बात सही है, वो खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते। दूसरे की नौकरी नहीं करते, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। वो खुद नौकरी नहीं करते, लेकिन वो आदमी को नौकरी पर रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती है जिनके पास नगर निगम से व्यापार के लिए लाइसेंस होता है। ये पक्की दुकानदारें होते हैं जिनके पास जो है नगर निगम से लाइसेंस मिलता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। नगर निगम जो है ये सुनिश्चित करता है कि कौन से दिन दुकान बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती है। उदाहरण के लिए जो है इस बाजार में दुकान जो है
बुधवार को बंद रहती है। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी बंद बंद कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती है। अन्य दुकानें भी है जो कि बाकी कुरियर इत्यादि सेवाएं देती है। फैक्ट्री में क्या, अगला क्या है, फैक्ट्री में मैं अपने एक कपड़े पर जड़ी का काम करवाना चाहती थी। मैं अपने कपड़े पर जड़ी का काम करवाना चाहती थी, जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती हैं, जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जड़ी और कढ़ाई का काम करते हैं। जड़ी और कढ़ाई का क्या करते हैं, काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल दिए। हमने बस पकड़ी, बस ने जो बस पकड़ा और फिर फैक्ट्री की तरफ चल दिए। बस खचाखच भरी हुई थी। बस जो है खचाखच भरा हुआ था। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। बस जो है हर एक स्टॉप पर रुकता और सभी आदमी चढ़ते और उतरने का नाम ही नहीं लेते। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुड़ता न बन जाए, भीड़ में जो है उसका चोखा न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गई। आह, जान में जान आई। जैसे ही एक स्टॉपेज पर उतरा सभी, और जो है सब लोग उतर गए। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाणों पर बैठे हुए थे। कुछ कुछ टिक कर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोलतोल कर रहे थे। स्कूटर पर सवार मोलतोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है। यह जो है लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते, जहाँ भवन बनते हैं वहाँ पर लेबर मजदूरी करते हैं। कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों के सामान उतारते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं। टेलीफोन की लाइन और पाइप की खुदाई के लिए भी काम करते हैं। लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। फैक्ट्री में अलग अलग काम के लिए अलग अलग क्या थे, विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी पंक्ति जो खत्म नहीं होगी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे, उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार कर रहे थे। और हर कमरे में जो होता है बहुत सारी मशीन थी जो कपड़े तैयार कर रहे थे। वे कमरे में एक तरफ तह कर लगाए जा रहे थे। वे कमरे में एक तरफ तह कर मतलब कि सिलकर लगाए जा रहे थे। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जड़ी का काम करवा देगी। मेरे कपड़ों पर जड़ी का काम वो निर्मला करवा देगी। ये देखिए लेबर चौक पर कैसे लेबर सब बैठा हुआ रहता है। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। ऐसे ही बैठा हुआ रहता है और लोग जो है आते हैं, उनको काम के लिए लेकर जाते हैं। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। कौन करती है? निर्मला। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। गर्मी के कपड़े क्या करते हैं? सिले जाते हैं। मतलब कि दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर जो है काम का बोझ पड़ा हुआ रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपटा पाती। जब 9 बजे से शुरू करता है तो रात के 10 बजे ही वह काम खत्म करती है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है।
जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। जब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो इतवार को भी वह काम पर उसे जाना पड़ता है। निर्मला रोज 8 घंटे काम करने के लिए 280 रुपये मिलते हैं। निर्मला को जो है रोज 8 घंटा के लिए 280 रुपया मिलता है और अतिरिक्त 100 देर तक काम करने का मिलता है। अगर लेट हो जाएगा तो उनके लिए 100। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देती है। जब काम घट जाती है तो दर्जी की संख्या घटा देती है। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। हर साल जो है 3 से 4 महीने के लिए उसके लिए काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। उसकी तरह कई सारे कारीगर जो है अनियमित रूप से लगे हुए हैं, मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होता है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिलता है। जब काम रहेगा तभी मालिक बुलाता है, या फिर खास मौसमों में काम मिलता है, साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। साल के जो बचा हुआ समय है उनमें वो दूसरा काम ढूंढते हैं। निर्मला की तरह की नौकरियां अस्थायी नहीं होती। निर्मला की तरह की नौकरियां जो है अस्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। अगर कारीगर जो है अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। नौकरी की कोई जो है सुरक्षा नहीं होती है। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। अगर कोई निगेटिविटी एक्टिविटी करे तो उनके लिए देर तक काम करवाया जाता है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। 8 घंटे की जगह उनको 12 घंटे काम करवाते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। जो है 8 घंटे से ज़्यादा अगर काम किया तो उनको ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलेगा। चलिए देखते क्या है। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियों या छोटे कारखाने मजदूरों को नियमित रूप से काम पर क्यों नहीं रखते? आपको क्या लगता है क्यों नहीं रखते? क्योंकि काम ही नहीं रहेगा तो रखकर क्या करेगा? ये सब क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। दफ्तर में यानी कि ऑफिस में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। क्या है? मार्केटिंग मैनेजर। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा। हमने सोचा कि देर ना हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। ऑटो रिक्शा ने समय पर पहुंचा दिया। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनका ऑफिस ऐसी तरफ था जहां पर कई सारी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। कुछ पार्किंग कर रहे थे, उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ जा रहे थे। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट बनाने कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। बिस्कुट जो है शहर के बाहर की फैक्ट्री में क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं यानी सेल्समैन का काम का निरीक्षण करती है, मतलब कि 50 सेल्समैन का निरीक्षण करती है जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं, मतलब कि पेमेंट भी ये उनकी मौसी लेते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया है। मौसी ने शहर को कितने भागों में? 6 भागों में बांट दिया और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से बेचने वाले से सेल्समैन से मिलती है। वे उनकी प्रगति रपट देखती है। वे उनकी प्रगति रपट को देखती है। रपट मतलब कि उनका रजिस्टर, और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है। पूरे शहर में कैसे बेचना है उनकी योजना बनाती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है।
उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी, उन्हें काम के लिए जो है यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है, उनको नियमित रेगुलर मिलती है, और वह बिस्कुट कंपनी की अस्थायी कर्मचारी है। वह बिस्कुट कंपनी की जो है अस्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। देखिए, बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्ति होने पर यह पैसा मिल जाएगा, मतलब नौकरी से रिटायर होने पर उनकी पैसा मिल जाएगी। छुट्टियाँ, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी भी मिलती है। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए भी छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं, मतलब वार्षिक छुट्टी भी होता है, उनको भी कुछ दिन छुट्टी मिलता है। परिवार के लिए चिकित्सक सुविधा, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के लिए इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। अगर यदि कुछ हो जाएगा तो उनका जो काम करता है उनको छुट्टी मिल जाएगी। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं। बात सही है। जहां उन्हें नियमित अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। नियमित और सरकारी नौकरी की तरह जो है रोजगार मिलता रहता है। ये देखिए, ये दफ्तर में काम करते हुए सभी आदमी। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं। बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉलनुमा कमरे में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं। वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे होते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। भारत जो है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। कम वेतन पर उनको अच्छी क्लाइंट मिल जाता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते, उनका काम भी तय होता है। उनको हर महीने तनख्वाह भी मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। मतलब कि कई सारी कंपनी ऐसी हैं जो उनको नहीं निकालते हैं, तो कई सारी कंपनी है जो उनको निकाल देते हैं। आखिर दिन खत्म हुआ और हम मौसी के कार में थकी मांदी बैठ गई। लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। अभ्यास, चलिए आज की क्लास में इतना ही, आगे पढ़ेंगे। मैराथन की क्लास में सारे क्वेश्चन आंसर किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।